जय हिंद दोस्तों, गुरु स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मध्यकालीन भारत का एक टॉपिक जो दिल्ली सल्तनत से संबंधित है, सैयद वंश व लोदी वंश पर चर्चा करेंगे। और ये दिल्ली सल्तनत की आखिरी क्लास है, चौथी क्लास है। इससे पहले हम 1, 2, 3 क्लास ले चुके हैं, आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दिल्ली सल्तनत की क्लास है। जो दिल्ली सल्तनत का समय पीरियड था वो 1206 से 1526 ईसा पूर्व तक रहा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सैयद वंश जो है, इसका जो समय पीरियड रहा वो 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक इसका समय पीरियड रहा। ठीक है। अगर तुगलक शासकों के बाद दिल्ली पर जो सैयदों का अधिकार हो गया था, और इसमें जो खिज खां ने सैयद वंश की स्थापना की थी, उसने 1414 से लेकर 1421 ईस्वी तक शासन किया था। खिज खां ने न तो कभी शाह की उपाधि धारण करी और न ही अपने नाम के सिक्के चलाए इसने। इसके बाद है मुबारक शाह, जो 1421 में आया था और उसने 1434 तक राज किया था। खिज खां का जो उत्तराधिकारी था, उसने सबसे पहले शाह की उपाधि धारण की और उसने अपने नाम के सिक्के भी चलाए थे। इसके बाद दो शासक मोहम्मद शाह और आलम शाह, जो शासन पर गद्दी पर बैठे, शासन किया उन्होंने, ये दोनों क्या थे, अयोग्य शासक थे। इसके बाद जो है लोधी वंश आ जाता है, और लोधी वंश की जो स्थापना की जाती है वो बहलोल लोधी के द्वारा की जाती है। यानी कि अलाउद्दीन आलम शाह ने स्वेच्छा से दिल्ली का शासन त्याग दिया था, मतलब इसमें कब्जा नहीं किया गया था, इसने स्वेच्छा से त्यागा था। और उसके बाद लोधी वंश की स्थापना हुई थी। तब जो है बहलोल लोधी ने सिंहासन पर 1451 ईस्वी में क्या किया, अधिकार कर लिया था। और बहलोल था खां अफगानों के लोधी जाति का था, उसने प्रथम अफगान साम्राज्य की नींव डाली थी। और इसमें के जो बहलोल लोधी के बाद जो आता है अगला जो शासक था 1489 में, जो 1517 ईस्वी तक रहता है, उसका नाम था सिकंदर लोधी। ठीक है। इसकी मृत्यु हो जाती है बहलोल लोधी की। और इसके बाद इसका पुत्र था दूसरा पुत्र निजाम शाह, जो 17 जुलाई 1489 में सिकंदर शाह की उपाधि धारण करके सुल्तान बना था। ठीक है। उसने तिरहुत और बिहार से बंगाल के सीमाओं तक अपना क्या किया, अपनी प्रभुत्व स्थापित की और न्याय का प्रबंध करने की विशेष रुचि दिखाई। कि उसने कहा कि भाई मैं न्याय दिलाऊंगा, किसी के जो अन्याय नहीं होगा साथ में, इस तरह की उसने रखी। चलिए हम शुरू करते हैं कि देखिए, सैयद वंश शिया थे। इस वंश के सुल्तान स्वयं को पैगंबर मोहम्मद का वंशज मानते थे। अब आता है खिज खां, 1414 ईस्वी 1421 ईस्वी। भारत में वापस जाने से पहले तैमूर ने खिज खां को मुल्तान का गवर्नर नियुक्त किया था। उसने 1414 ईस्वी में दिल्ली पर कब्जा कर लिया और सैयद वंश की स्थापना की थी। 1421 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद मुबारक शाह, जो 1421 से 1434 ईस्वी तक, मोहम्मद शाह 1434 से 1445 ईस्वी तक आदि शासक बने थे। तारीख ए मुबारक शाही के लेखक याहिया बिन सरहिंदी को मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था। खिज खां ने सिक्कों पर तैमूर और उसके पुत्र शाहरुख मिर्जा का नाम अंकित करवाया। अलाउद्दीन शाह आलम शाह 1445 से 51 ईस्वी इस वंश का अंतिम शासक था। अलाउद्दीन आलम शाह 1445 से 1451 ईस्वी सैयद राजकुमारों में सबसे कमज़ोर था। इसने बहलोल लोधी को सत्ता सौंप दी और बदायूं चला गया था। दिल्ली सल्तनत में सैयद वंश का जो शासन था सबसे कम समय 37 वर्ष तक का था। अब आता है लोधी वंश, 1451 से 1526 ईस्वी। लोधी वंश का प्रथम अफगान वंश था जिसने दिल्ली पर शासन किया। यह दिल्ली सल्तनत का पांचवा और अंतिम राजवंश था जिसकी स्थापना बहलोल लोधी ने की थी। बहलोल लोधी का जो समय पीरियड है 1451 से 1489 ईस्वी तक रहा। इसने लोधी वंश की स्थापना की। इसका बचपन का नाम बल्लू था। इसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ। इसने 1486 से 10 ईस्वी में ग्वालियर के शासक रायकर्ण को हराया था। जौनपुर के सक्रिय शासक को हराकर इसने अपने साम्राज्य में मिला लिया। अब आता है राजस्व सिद्धांत। इसने राजस्व सिद्धांत में समान में प्रथम, फर्स्ट अमंग इक्वल की नीति अपनाई। सिकंदर लोधी 1489 से 1517 ईस्वी। सिकंदर लोधी गुजरात के शासक महमूद बेगड़ा और मेवाड़ के शासक राणा सांगा का समकालीन था। इसने 1504 ईस्वी में आगरा नगर की स्थापना की और राजधानी को दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया। इसने अनाजों पर सीमा कर समाप्त किया और भूमि की पैमाइश के लिए गज ए सिकंदरी की शुरुआत की। सिकंदर लोधी एक धर्मार्थ रूढ़िवादी शासक था। इसने हिंदुओं पर जजिया पुनः आरोपित किया। वह एक प्रतिष्ठित कवि भी था और गुलरुखी उपनाम से फारसी में कविताएं लिखता था।
अब आता है नेक्स्ट पॉइंट है कि सिकंदर लोदी ने एक आदेश देकर आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया जिसका नाम था फरंग सिकंदरी। इसके समय ज्ञान विद्या के लिए एक ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना की गई। सिकंदर लोदी का उत्तराधिकारी उसका पुत्र इब्राहिम लोदी था। सिकंदर के राजा सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य था सुल्तान की शक्ति में वृद्धि करना और अमीर वर्ग की शक्ति को नियंत्रित करना। अब बताए इब्राहिम लोदी 1517 से 1526 ईस्वी। इब्राहिम लोदी सिकंदर का अंतिम लोदी शासक था। 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी बाबर से पराजित हुआ था। देखिए, पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी और बाबर, यानी कि अगर क्वेश्चन बन जाता है कि प्रथम युद्ध किसका, पानीपत का प्रथम युद्ध क्या हुआ, किस किसके बीच, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। इसमें बाबर से हार गया, ये पराजित हो गया था। कब हुआ था? 1526 में। ठीक है। और इब्राहिम लोदी एक निरंकुश शासक था, अमीर को खुले दरबार में अपमानित करता था। यही कारण था कि दौलत खान लोदी पंजाब का गवर्नर के ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए बुलाया था। इस प्रकार दिल्ली सल्तनत से लोदी वंश समाप्त हुआ और भारत में मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई। अब आता है इसकी मुख्य शब्दावली और उनके अर्थ। प्रमुख शब्दावली और अर्थ में क्या है? जिम्मी। जिम्मी क्या है कि जो जिम्मी है मुस्लिम शासक में संरक्षण प्राप्त लोग थे, यानी कि जो मुस्लिम साम्राज्य था, वो जब शासन था मुस्लिमों का, तो उसमें जिन लोगों को संरक्षण प्राप्त था उनको क्या कहते थे? जिम्मी बोला जाता था। और इस्लामिक कानून के बदले में सुल्तान के नियम क्या कहते थे? जवाबित कहलाते थे। धर्मनिरपेक्ष विचार क्या थे? जहादारी को धर्मनिरपेक्ष क्या था। पुस्तकें कौन सी आती हैं? तुगलकनामा या तहरीक ए अलाई आशिका, इस किसने लिखी? अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई है। गीत गोविंद किसके द्वारा लिखी? जयदेव के द्वारा। हमीर रासो सारंगधर। फतवा ए जहादारी बरनी पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। ठीक है। अब है दिल्ली सल्तनत का प्रशासन की अगर हम बात करते हैं कि दिल्ली सल्तनत का प्रशासन क्या है, तो प्रशासन की अगर बात करें, दिल्ली सल्तनत केंद्रीकृत शासन प्रणाली वाला शक्तिशाली राज्य था। कुछ समय के लिए इसका विस्तार मुदरा तक लगभग पूरे भारत में हो गया था। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान स्वयं को बगदाद के खलीफा का प्रतिनिधि, खलीफा का नायब मानते थे। इन्होंने खुतबा प्रार्थना के खलीफा का नाम शामिल किया और इसे सिक्कों पर भी अंकित करवाया। सुल्तान का पद राजनीतिक, सैन्य और कानूनी रूप से सर्वोच्च था। वह सैन्य दल का सर्व सेनापति भी था। कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी भी सुल्तान को ही होती थी और दिल्ली सल्तनत में उत्तराधिकार का कोई भी निश्चित नियम नहीं था। अब आते केंद्रीय प्रशासन की बात कि दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था मुख्यतः अरबी फारसी पद्धति पर आधारित थी तथा सैनिक संगठन तुर्क मंगोल पद्धति पर आधारित था। सुल्तान केंद्रीय शासन पर प्रधान होता था। यह सबसे बड़ा न्यायाधीश एवं सेनाओं का प्रधान सेनापति होता था। मजलिस ए खलवत एक मंत्री परिषद होती थी। यह सुल्तान की परामर्शदात्री संस्था थी। नायब सबसे शक्तिशाली होता था। व्यवहारिक रूप से सुल्तान की सभी शक्तियों का प्रयोग और सभी विभाग को नियंत्रण रखता था। नायब के बाद वजीर, राजस्व विभाग, दीवान ए विजारत का प्रमुख होता था। सैन्य विभाग दीवान ए आरिज का प्रमुख, आरिज ए मुमालिक सैनिकों की भर्ती और सैन्य विभाग के प्रशासन के लिए जिम्मेदार था। अब आता है कि दीवान ए रसालत क्या है कि यह एक विदेश मंत्री होता था। कौन होता था? दीवान ए रसालत क्या था? विदेश मंत्री। तो न्याय विभाग के अगर प्रमुख को क्या बोलते हैं? मुख्य काजी कहा जाता था। जो न्याय विभाग का प्रमुख होता था उसको क्या कहता था? काजी कहा जाता था। तो दीवानी मामलों में जो इस्लामी कानून या शरिया कानून का पालन किया जाता था। दीवानी मामलों में किसका? इस्लामी कानून का या शरिया कानून का पालन किया जाता है। हिंदू स्वयं के कानून द्वारा शासित होते थे और उनके मामले ग्राम पंचायतों में निपटाए जाते थे। आपराधिक कानून सुल्तान द्वारा निर्धारित नियमों पर आधारित होते थे और शाही सचिवालय की अगर बात करें इसे दीवान ए इंशा कहा जाता था। तो सुल्तान और इसके जो उत्तराधिकारी के बीच जो होने वाले पत्र व्यवहार का कार्य इस विभाग के अधीन होता था। वकील ए दर क्या है? सुल्तान के दरबार का कामकाज देखने वाला अधिकारी होता था। अब प्रांतीय प्रशासन की अगर बात करें तो प्रांतों को एकता कहा जाता था जिसका प्रमुख मुक्ति या वली कहलाता था। उनकी जिम्मेदारी राजस्व संग्रहण करना और कानून व्यवस्था का निर्धारण करना था। मुक्ता या वली को सैनिक कार्यों के अतिरिक्त कर संग्रहण तथा न्यायिक कार्य भी करते थे। ये सुल्तान को सैनिक सहायता भी प्रदान करते थे। एकता वास्तव में स्थानांतरीय भू राजस्व अधिन्यास थे। इक्तादारों को वजहदार भी कहा जाता था। अब है स्थानीय प्रशासन। प्रांतों को सिख और परगना में विभाजित किया जाता था। प्रत्येक सिख एक सिखदार के नियंत्रण में होता था। सिख की स्थापना सबसे पहले बलबन ने 1200
ईस्वी में की थी। सिक्कों को परगनों में बांटा गया। प्रत्येक परगने का आमिल मुख्य प्रशासनिक अधिकारी एवं मुंसिफ राजस्व विभाग का प्रधान होता था। परगना कई गांवों से मिलकर बना होता था, जिसका प्रमुख आमिल कहलाता था। गांव का प्रमुख मुकदम या चौधरी कहलाता था। गांव के लेखपाल को पटवारी कहा जाता था। जो लेखपाल का कार्य करता था उसको क्या, पटवारी कहा जाता था। अब भूमि को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है: एकता भूमि, खालसा भूमि और इनाम भूमि। एकता भूमि क्या है कि अधिकारियों को उनकी सेवाओं के बदले भुगतान के लिए एकता के रूप में सौंपी गई भूमि। खालसा भूमि भुगतान के लिए प्रत्यक्ष नियंत्रण के तहत आने वाली भूमि को खालसा भूमि कहते थे, जिससे एकत्र राजस्व शाही दरबार और शाही घरानों के रख रखाव में खर्चा किया जाता था। इनाम भूमि धार्मिक नेताओं या धार्मिक संस्थाओं को सौंपी या दान की गई भूमि होती थी। भूमि की पैमाइश को मसाहत कहा जाता था। नानकर भत्ते के रूप में जमींदारों को दिया जाता था। खुद क्या था, गांव का राजस्व एकत्रित करने वाला अधिकारी होता था। मुकदम गांव का मुखिया होता था। चौधरी 100 गांवों का प्रमुख अधिकारी होता था। किसान से उपज का 1/3 भू राजस्व के रूप में लिया जाता था और कभी कभी यह उपज का आधा हिस्सा भी होता था। यात्रियों की सुविधा के लिए प्रमुख भागों में सराय या विश्राम गृह बनाए गए थे। बड़े पैमाने पर रेशम उत्पादनों को प्रोत्साहित किया गया था। बंगाल और गुजरात उच्च गुणवत्ता वाले वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध थे। वही वस्त्रों सोना और चांदी के काम के लिए काम्बे यानी गुजरात बहुत प्रसिद्ध था। सोनारगांव कच्चे रेशम और मलमल के लिए प्रसिद्ध था। भारतीय वस्त्रों का चीन में निर्यात किया जाता था। सुल्तान और उनके महल के लिए आवश्यक सामग्री की आपूर्ति शाही कारखानों के लिए से होती थी। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में उनकी दक्षिण भारत की विजय के बाद सोने के सिक्के या दिनार काफ़ी लोकप्रिय हुए थे, जबकि तांबे के सिक्कों का प्रयोग कम होने लगा था। अब आती है तुर्कों ने नई शिल्प, कागज़ का निर्माण और तकनीकें शुरू की, जैसे लोहे के रकाब, कवच आदि का इस्तेमाल। इससे धातुक्रम उद्योग का विकास हुआ। इस समय चरखे की भी शुरुआत हुई। डाक प्रणाली के लिए घोड़ों का तेज धावों का उपयोग किया जाता था। नेक्स्ट है सामाजिक जीवन। इस काल में हिंदू समाज की संरचना में बहुत कम परिवर्तन हुआ। सती प्रथा व्यापक रूप से प्रचलित थी। उच्च वर्ग की महिलाओं के लिए पर्दा प्रथा और 4 दीवारी तक सीमित रहने की परंपरा हुई। अरब और तुर्क काल में भारत में पर्दा प्रथा शुरू हुई और यह उत्तर भारत के उच्च वर्गों की हिंदू महिलाओं में व्यापक रूप से फैल गई। सल्तनत काल में मुस्लिम समाज कई जातीय और नस्लीय समूहों में विभाजित था। यथा तुर्क, ईरानी, अफगान और भारतीय मुसलमान आदि इन समूहों के बीच अंतर्विवाह का प्रचलन भी था। देखिए विवाह भी कई तरह के थे, अंतर्विवाह, गंधर्व विवाह, शूद्र विवाह, कई तरह के विवाह होते हैं। हिंदुओं को बहुत कम मामलों में सत्ता में उच्च पद दिया जाता था। हिंदू जिम्मी या संरक्षण लोग माने जाते थे, जिसके लिए उन्हें जजिया कर का भुगतान करने के लिए मजबूर किया जाता था। कला और वास्तुकला की अगर बात करें तो तुर्की तकनीक की शुरुआत हुई, जैसे मेहराब, गुम्मद, मीनार और सजावट के लिए अरबी लिपि का उपयोग हुआ। मेहराब और गुम्मद तुर्की या मुस्लिम आविष्कार नहीं है, यह कला इन्होंने रोम से सीखी थी। अनेक प्रयोग कर इस कला को और अधिक विकसित किया गया। भारतीय लोग मेहराब और गुम्मद के बारे में पहले से जानते थे, लेकिन यहाँ बड़े पैमाने पर उनका उपयोग नहीं किया गया था। तुर्क इमारतों में शहतीरी पद्धति का भी इस्तेमाल करते थे। उन्होंने संगमरमर, लाल और पीले बलुआ पत्थरों का उपयोग करके रंगीन इमारतें बनाई थी। अलंकरण के लिए फूल पत्ते एवं ज्यामितीय प्रतीकों के साथ कुरान की आयतों को शामिल किया गया। इस शैली को अरबस्क शैली कहा जाता है। इन्होंने वास्तविक जैसे हिंदू रूपांकनों का भी उपयोग किया। मंदिरों और अन्य संरचनाओं को मस्जिदों में परिवर्तित किया गया। दिल्ली में कुतुब मीनार के समीप कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किया। तो दिल्ली में कुतुब मीनार के समीप कौन सी मस्जिद है? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है। ठीक है, ये पूछा भी गया है क्वेश्चन कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ पर स्थित है, तो दिल्ली में कुतुब मीनार के पास है, मेहरौली में। कई हिंदू और जैन मंदिरों के ध्वंसावशेष पर किया गया है। तुगलकाबाद महल परिसर और खूबसूरत झील का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक के काल में किया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक ऊंचे चबूतरे पर गयासुद्दीन का मकबरा बनवाया था। दिल्ली में कोटला
के किले का निर्माण फिरोज तुगलक द्वारा करवाया गया था। तुगलक वास्तुकला की प्रमुख विशेषता के मोटिव व ढलवा दीवारें, छज्जे का अत्यधिक इस्तेमाल, मेहराब और सहतीरी पद्धति का समन्वय जैसे हौज खास आदि, दूसर बल्ब पत्थर और न्यूनतम सजावट का उपयोग। लोधी काल की इमारतें विशेषकर मकबरे का ऊंचे चबूतरे में बनाया जाता था। कुछ मकबरे बगीचे के बीच में लगाए जाते थे, जैसे पूर्वी दिल्ली का लोधी गार्डन आदि। दोहरे गुंबद का निर्माण लोधी स्थापत्य कला की एक अन्य प्रमुख विशेषता थी, जैसे मोती मस्जिद सिकंदर लोधी द्वारा निर्मित आदि। संगीत, नए संगीत वाद्य यंत्र जैसे सारंगी और रबाब आदि को इसी काल में विकसित किया गया था। अमीर खुसरो ने गोहरा और सनम जैसे कई नए राग पेश किए थे। इस समय हिंदू और ईरानी संगीत के सम्मिश्रित वाली एक नए संगीत कव्वाली की शुरुआत हुई थी। सितार के आविष्कार का श्रेय भी अमीर खुसरो को ही दिया जाता है। फिरोज तुगलक के शासनकाल के दौरान भारतीय शास्त्रीय संगीत की पुस्तक राग दर्पण का फारसी में अनुवाद किया गया था। सूफी संत पीर बुदन इस काल के महान संगीतकारों में से एक थे। ग्वालियर के राजा मानसिंह संगीत प्रेमी थे। इन्होंने मन कौतूहल नामक प्रसिद्ध संगीत रचनाओं का संकलन किया था। अब साहित्य की अगर बात की जाए तो इस काल के सबसे प्रसिद्ध इतिहासकार हसन निजामी, मिमहाज उस सिराज, जियाउद्दीन बर्नी और शम्स सिराज आफिफ थे। बर्नी और तारिक ए फिरोज शाही ने तुगलक वंश का इतिहास मिलता है। मिनहाज उल सिराज द्वारा लिखी गई पुस्तक तबकात ए नासिरी ने 1260 ईस्वी तक के मुस्लिम राजवंशों का इतिहास मिलता है। संस्कृत और फारसी ने दिल्ली सल्तनत काल में संपर्क भाषाओं के रूप में कार्य किया था। जियाउद्दीन नक्शबंदी संस्कृत की कहानियों का फारसी में अनुवाद करने वाले पहले व्यक्ति थे। जियाउद्दीन नक्शबंदी द्वारा लिखी गई पुस्तक तूतीनामा बुक ऑफ द पैरट बहुत लोकप्रिय हुई और जिसे बाद में तुर्की और कई अन्य यूरोपीय भाषाओं में अनुवादित किया था। कल्याण द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक क्या है, राजतरंगिणी में कश्मीर के शासक जैन उल अबिदीन का इतिहास मिलता है। चिकित्सा और संगीत पर संस्कृत के कई रचनाओं का फारसी में अनुवाद किया गया है। इस काल के दौरान कई क्षेत्रीय भाषाओं का भी विकास हुआ है। श्री कृष्ण विजय के संकलनकर्ता मालाधर वसु को बंगाल सुल्तानों का संस्कृत संरक्षण प्राप्त था और उन्हें गुणराज खान की उपाधि दी गई थी। उनके बेटे को सत्यराज खान की उपाधि से सम्मानित किया गया था। चंद्रबरदाई इस काल में हिंदी का प्रसिद्ध कवि था। बंगाली साहित्य का विकास हुआ और नुसरत शाह ने बंगाली में महाभारत का अनुवाद करवाया था। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।